हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के थर्ड क्लास में सभी का स्वागत है। एक छोटा सा क्लास होने वाला है ये, फिर इफ टाइम परमिट्स अपने एमसीक्यूज भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपने कंप्लीट किए हुए कि नहीं? मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं? कितना डेफिनेशंस देखे थे अपने? दो डेफिनेशंस देखे थे। आओ उसको रिवाइज करते हैं। ट्राई नॉट टू लुक एट योर बुक्स, ट्राई करते ऐसे याद करने का। ठीक है, पहले था सिंगुलर सेंस की प्लूरल सेंस? प्लूरल था कि सिंगुलर? पहले था प्लूरल, प्लूरल सेंस था पहले, जहां स्टैटिस्टिक्स को अपने मानते हैं एज डेटा। कौन सा डेटा? न्यूमेरिकल डेटा। लास्ट में आता है सिंगुलर सेंस, जहां स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं एज द स्टडी ऑफ डेटा। स्टडी ऑफ डेटा मतलब क्या हो गया? मेथड्स। ठीक है, चलो आओ, पहले वाले का निमोनिक क्या था? प्लूरल सेंस का स्पीयरमैन था। आओ एक एक करके अपने उसका डेफिनेशन याद करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस रेफर्स टू aggregates of facts caused by, affected by multiplicity of causes, comma, numerically expressed, comma, enumerated or estimated with a good accuracy level। यहां तक एक फेज खत्म। अब दूसरे फेज में आओ। collected in a systematic manner for a predetermined purpose, for a predetermined purpose and placed in relation to each other। एकदम बढ़िया। चलो नेक्स्ट सिंगुलर सेंस में आते हैं, जहां हमारे बंगाली बाबू कोपाइदा आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस रेफर्स टू, कोपाइदा का मतलब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट अपने घुसे थे स्कोप में। स्कोप में हमने देखा कि पहले स्टैटिस्टिक्स काम आता था सिर्फ गवर्नमेंट के, किंगडम में काम आता था। अब स्टैटिस्टिक्स इज एवरीवेयर। इट इज इन बायोलॉजी एज वेल, फिजिक्स एज वेल। एवरीवेयर यू गो यू फाइंड स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस भी अपना हो चुका है। रिमेंबर लास्ट क्लास अपने डिस्ट्रस्ट देखे थे? वो बापूजी याद है क्या, जो अपना बच्चा खो दिया, डुबा दिया उस बच्चे को? तो लिमिटेशंस वगैरह देखे। आज अपने आते हैं इंपॉर्टेंस में। आ जाओ, कम टू इंपॉर्टेंस। ऐसे क्या लर्न एंड रिवाइज इन द सेम क्लास बच्चों, क्लियर रहेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस के पहले एक बार फंक्शंस दोहरा लेते। क्या है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में? हमने देखा इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, मतलब प्रिसाइज फॉर्म में अपने को बताता है। इट मेक्स कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। अब ये तीनों साथ में पढ़ते थे अपने। इट facilitates planning for the businesses and helps the government in policy formulation. It helps in forecasting, prediction में help करता है। And lastly we have, पहले क्या बोलना है? To formulate and test hypothesis। पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद टेस्ट करेंगे कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आओ इंपॉर्टेंस में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस, सबसे पहले एकदम इनिशियली जब स्टैटिस्टिक्स डिस्कवर हुआ, इनिशियली इट वाज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के ऊपर लिख लो किंगडम। एकदम पहले का बात कर रहे हैं अपने। स्टैटिस्टिक्स काम आता था गवर्नमेंट को, और किंगडम में काम आता था किस लिए? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक अफेयर्स। किसका अफेयर्स? पब्लिक का अफेयर्स। इसका मतलब इज नॉट व्हाट यू थिंक। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कितने लोग वहां पे अमीर है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग का क्या सोशल स्टेटस है। और मेन ये काम आता था वॉर्स में भी। ऑल्सो लिख लो वॉर्स। स्टैट्स वॉर्स में कैसे काम आता होगा सोचो। यस, इस साइड में कितने ट्रूप्स है, उस साइड में कितने ट्रूप्स है, कितने सोल्जर्स है। हमारे यहाँ 50,000 है, सामने वाले के पास 20,000 है। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स को करना पड़ता था कलेक्ट, तभी अपने स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाते थे कैसे उनको मात देंगे। ठीक है ना? तो इट वाज इनिशियली यूज्ड फॉर दिस वेरी पर्पस, बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू सेवरल एरियाज
बहुत जगह काम आता है स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले कहां काम आएगा? गवर्नमेंट को काम आएगा। गवर्नमेंट का काम क्या है? मेन पैसा लेता है और पैसा स्पेंड करता है। गवर्नमेंट क्या टैक्सेस के थ्रू पैसा लेगा और एक्सपेंडिचर करेगा अपनी प्रजा के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट काम आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करवा देता है हम लोग को। लाइक जीडीपी वगैरह हो गया, नेशनल इनकम हो गया, हर कंट्री का निकलता होगा नेशनल इनकम। फिर वो आपस में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि कौन इस साल आगे निकल गया, कौन इस साल पीछे हो गया। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन इकोनॉमिक्स एज वेल। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं अभी, वो लॉ भी क्या है? स्टैटिस्टिक्स के मदद से ही निकला। नेक्स्ट, इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला दोगे, ऐड कर दोगे। किन दोनों को मिला देंगे बताओ? गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स को मिला दोगे तो हमें मिलेगा इकोनॉमिक प्लानिंग। हमें मिलेगा इकोनॉमिक प्लानिंग। यहां पे बेसिकली गवर्नमेंट इकोनॉमी को प्लान करता है। कितने रिसोर्सेज है, कितने ज्यादा है, कितने कम है, कौन से स्टेट में कितना रिसोर्स है, उसको उस तरीके से यूज किया जाएगा। तुमको पता है बंगाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ट्रू दैट। जूट, राइस और कोल। कोल भी भर्ती पड़ा है वेस्ट बंगाल के कुछ कुछ कोने में। ठीक है ना। तो यहां का गवर्नमेंट क्या करेगा? कोल दूसरे स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर देगा। एक्सपोर्ट कर देगा कि नहीं? नहीं करेगा। बच्चों, स्टेट से स्टेट में सामान जाता है उसको एक्सपोर्ट नहीं बोलते। एक्सपोर्ट कब बोलते हैं? जब दूसरे कंट्री में जाता है, यहां से वहां वो डिस्पैच कर देगा, सेंड कर देगा। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट वही करता है, जिस जिस एरिया में जितना ज्यादा रिसोर्स है उसको पूरे इंडिया में ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ऑप्टिमली। ऑप्टिमली का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल यूज। ठीक है ना। आज पकड़ लो, दार्जिलिंग में बहुत टी पाया जाता है, बहुत टी। तो पूरे इंडिया में क्या है? वो टी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेम फॉर असम। क्या बोलते हैं इसको अपने? इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि कहीं सप्लाई ज्यादा हो और कहीं सप्लाई हो ही नहीं। पूरा इंडिया में सेम सप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, लास्ट ये पूरा अलग ही पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। स्टैटिस्टिक्स बिजनेस वालों को भी हेल्प करता है प्रॉफिट्स निकालने के लिए। राइट व्हेन द बिजनेस हैज नॉट येट स्टार्टेड। बिजनेस जब स्टार्ट होने वाला होता है उसके पहले से स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है उसको। हम लोग देखेंगे इस चीज को। ठीक है ना। चलो मेरे को बताओ, कौन सा मेन 4 एरियाज है जहां स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस को देखना है? पहला है गवर्नमेंट, दूसरा इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है, तीसरा दोनों को मिलाकर इकोनॉमिक प्लानिंग, जहां गवर्नमेंट प्लान करता है फॉर इट्स इकोनॉमी, और लास्ट एकदम अलग ही पॉइंट रहेगा, बिजनेस में कैसे हेल्प करता है। ठीक है ना। चलो आ जाओ, सबसे पहले एकदम अलग ही पॉइंट में आएंगे अपने बिजनेस में। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। आओ, बुक में मत पढ़ना, पहले अपने समझते हैं क्या है। मान लो मेरे को एक बिजनेस खोलना है, एकदम नया मेरे को बिजनेस खोलना है। पकड़ लो, आई वांट टू ओपन ए साइबर कैफे। साइबर कैफे पता है क्या होता है? ठीक है, अभी चलन कम हो गया साइबर कैफे का। पहले लोग वहीं पे जाके काउंटर स्ट्राइक वगैरह सब गेम्स खेलते थे। ठीक है, मेरे को साइबर कैफे खोलना है। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि कहाँ खोला जाए। प्रीति, साइबर कैफे पता है? गेम खेलते हैं वहां पे, खेली हुई हो गेम। साइबर कैफे खोलना है मेरे को, तो मैं क्या सोचूंगा? पहले मैं जगह के बारे में सोचूंगा कि कहाँ खोला जाए साइबर कैफे। बोलो कहाँ खोलना प्रेफरेबल रहेगा? जहां ज्यादा यूथ है, जहां ज्यादा बच्चे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर मैं खोल सकता हूं साइबर कैफे, कि मैं खोलूंगा ओल्ड एज होम्स के पास। बूढ़े लोग आएंगे, टट 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 करेंगे वो, मैंने मारा 1 किल 2 किल। मैं खोलूंगा जहां यूथ ज्यादा है। तो मैं पहले क्या कलेक्ट करूंगा? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इन विच सेंस? इन द डेटा सेंस। स्टैटिस्टिक्स का 2 तरीका था, डेटा और स्टडी ऑफ डेटा, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस।
पहले मैं स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करूंगा, मैं डेटा कलेक्ट करूंगा कि कहां बच्चे ज्यादा है, वहां खोलूंगा मैं, ठीक है ना। तो बिजनेस जब स्टार्ट नहीं हुआ ना, उसके पहले से ही स्टैटिस्टिक्स उसको हेल्प करे, राइट, इवन बिफोर द बिजनेस हैज स्टार्टेड मैं डेटा जमा करूंगा, ठीक है ना। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, मैंने बिजनेस खोल लिया, पकड़ लो मैंने अपने रेस्टोरेंट खोल लिया मान लो, उसके बाद भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। आज मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मैं बहुत सारे डिशेस बेचूंगा ना, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जानूंगा कि लोग मेरे कौन से डिश को प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा, तो मैं फिर क्या करूंगा, वो डिश मैं ज्यादा बनाऊंगा। समझ में आ रहा है। आज अपना ये मियो अमोर हो गया, मॉन्जिनीज हो गया, ये सब वो स्टॉक ज्यादा रखते हैं, बहुत सारा चीज मिलता है ना वहां पे, ये वो स्टॉक ज्यादा रखते हैं जो क्या, जो ज्यादा पॉपुलर है, जो लोग ज्यादा खा रहे हैं। और जो कम खा रहे हैं उसका कम स्टॉक रखेगा, जो ज्यादा खा रहे हैं वो ज्यादा स्टॉक रखेगा। तो यहां भी कौन हेल्प कर रहा है बिजनेस को, स्टैटिस्टिक्स, डेटा हेल्प कर रहा है। आज शूज की इंडस्ट्री में तुम लोग पढ़ा ना मीन मीडियन मोड वगैरह, शूज की इंडस्ट्री में उनको मोड बहुत हेल्प करता है। मोड याद है, मोड का मतलब क्या था, साइना नहीं याद है, तुम क्या बोल रहे हैं, यस, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा आया हुआ हो उसको बोलेंगे मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आज पकड़ लो जो शूज बनाते हैं, उनको पता है कि लड़कों के शू का साइज मान लो 8-9 होता है जनरली, एक अडल्ट अडल्ट का शू साइज, लड़का का मैं बात कर रहा हूं, 8-9 होता है। तो वो क्या करेंगे शू इंडस्ट्री, वो ज्यादा शूज बनाएंगे कौन से साइज का, 8-9 का, सिंपल है ना, बिकॉज दे नो कि इस कैटेगरी के लोग ज्यादा है। तो वो क्या चीज पे ध्यान दिए होंगे यहाँ पे, मोड पे, कि 8-9 ज्यादा लोग यूज करते, इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, ठीक है ना। सो हर एक मोड पे बच्चों स्टैटिस्टिक्स अपने को हेल्प करे। क्लियर है, आ जाओ। ओके, सबसे पहले अपने पॉइंट्स पढ़ते हैं, ध्यान देना सब, एकदम बी अलर्ट। सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ो मेरे साथ, सब जागो। क्या है, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, नेक्स्ट फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग में भी हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड लास्ट आ गया अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, इन सब में भी स्टैट्स हेल्प करेगा। आओ देखते कैसे। बिजनेस, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, ये है बिफोर, ये है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। नेसेसरी क्या हो जाता है, नो इट्स फीजिबिलिटी, बिजनेस का फीजिबिलिटी देखना पड़ता है पहले। यू नो व्हाट इज फीजिबिलिटी, ये बिजनेस वहां पॉसिबल है कि नहीं, लिख लो पॉसिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब हो गया बच्चों पॉसिबिलिटी, बिजनेस वहां करना प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, पॉसिबल होगा कि। आज मैं पकड़ लो यहां पे एक न्यूक्लियर इंडस्ट्री बैठा दूं इस एरिया में, बांगुड़ में, पॉसिबल नहीं होगा वो चीज, ठीक है ना। मेरे को कोई गांव में, कोई बहुत दूर वाले एरिया में खोलना पड़ेगा वो चीज, राइट। आओ, इसका मतलब क्या है, अपने को लोकेशन जानना है, अपने को अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स जानना है, टैक्सेस के बारे में समझना है, साइज ऑफ मार्केट देखना है अपने को, साइज ऑफ मार्केट। आज पकड़ लो मर्सिडीज हो गया, मर्सिडीज अपना डीलरशिप बांगुड़ में नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा बांगुड़ में डीलरशिप, क्योंकि यहां पे क्राउड ही वैसा नहीं है जो खरीद सके मर्सिडीज, मेजॉरिटी क्राउड यहां नहीं खरीद पाएगा मर्सिडीज। साउथ में खोलेगा, है ना, साउथ में अलीपुर साइड, बालीगंज साइड, वहां पे एक या 2-3 खोल सकता है वो, बिकॉज पता है वहां पे लोग खरीदेंगे। समझ में आया ना। तो बिजनेस कहीं भी खुलता है पहले वो सब फीजिबल चीजों को देखता है, स्टैट्स कलेक्ट करता है। तो साइज ऑफ मार्केट देखता है, क्या देखता है, टैक्सेस वहां कितना लगेगा उस एरिया में, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, कोई फैक्ट्री खोल रहा है तो वो एक ऐसे जगह फैक्ट्री खोलेगा जहां रॉ मटेरियल्स क्या है, इजिली अवेलेबल हो रॉ मटेरियल्स, है ना।
कोई दूर में खोलेगा जहां से रॉ मटेरियल्स बहुत दूर है, तो ले जाने का ही खर्चा बढ़ जाएगा उसका, है ना। नेक्स्ट बात करता है लोकेशन। आ जाओ। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इन मेकिंग की डिसीजंस। की समझ में आता है, इंपॉर्टेंट की मतलब इंपॉर्टेंट। वंश क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ये अपने कब जांचेंगे? आफ्टर लॉन्चिंग द बिजनेस। पकड़ लो, मैंने मियो मोर का फ्रेंचाइजी ले लिया, मैंने मियो मोर खोल दिया, तो अब मैं क्या देखूंगा कि मेरे यहां का जो क्राउड है वो ज्यादा क्या प्रेफर करता है ना। अगर वेज क्राउड ज्यादा है तो मैं अपने मियो मोर के फ्रेंचाइजी में क्या करूंगा, ज्यादा वेज प्रोडक्ट्स रखूंगा या एगलेस केक्स रखूंगा, और चिकन ज्यादा प्रेफर करते तो मैं वो ज्यादा रखूंगा। तो डिमांड अब अपने जांचेंगे। आओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है? एस्टिमेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। आज पकड़ लो, मेरे को पता है कि 4-5 दिन बाद नवरात्रा आने वाला है, 9 दिन का नवरात्रा। तो उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, वेज खाते हैं। जो नॉनवेज भी खाते थे, बहुत लोग क्या है, वेज खाते हैं। तो मैं अपने फ्रेंचाइजी में क्या करूंगा, फ्यूचर देखकर वेज आइटम से मैं स्टॉक में रखूंगा। समझ में आया ना। तो आई ट्राई टू असेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड एज। आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इन प्रिपेयरिंग ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस, यू नो व्हाट आर ट्रेंड लाइंस? क्या होता है ट्रेंड? मतलब हो गया, या तो बढ़ने वाला ट्रेंड होता है या तो घटने वाला ट्रेंड होता है। ट्रेंड दो तरीके का हो सकता है, या तो अपवर्ड ट्रेंड या तो डाउनवर्ड ट्रेंड। आज मेरे को पता है नवरात्रा आने वाला है, तो मेरा नॉनवेज आइटम्स का ट्रेंड क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। मेरे को पता है ये चीज, तो मैं पहले से ही सेफ गार्ड कर लूंगा अपने को, मैं पहले से वेज आइटम स्टॉक कर लूंगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का सिंपल मतलब है, प्रोडक्शन प्लानिंग का सिंपल मतलब है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करना। सिंपल मतलब है। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या बोला मैंने, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इससे क्या होगा ना, देयरफॉर इससे मिनिमम वेस्टेज होगा, इससे होगा मिनिमम वेस्टेज। आ जाओ, क्या है, बिजनेसमैन प्लान करता है अपने प्रोडक्शन को इस तरीके से कि वो क्या कर सके, मीट कर सके डिमांड। इसका मतलब समझ में आया? सोचो, जितना डिमांड है उसके प्रोडक्ट का वो उतना ही सप्लाई करेगा फिर, ठीक है ना। डेड स्टॉक अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखेगा। आज ये सब ज्यादा प्रिवेलेंट है मिठाई की दुकान में। मिठाई की दुकान में क्या है, उन लोग दुनिया भर का मिठाई ले आएंगे और कोई खरीदेगा नहीं तो सब सड़ जाएगा फिर। दे विल ट्राई टू सेल एक्सपायर्ड मिठाई 2-3 दिन बाद, है ना। उससे बढ़िया क्या है, डिमांड को बस मीट करो, तो उससे ज्यादा प्रोड्यूस मत करो, वेस्टेज हो जाएगा फिर, ठीक है ना। आ जाओ, डिमांड मीट करोगे तो उससे यू विल इनकर मिनिमम लॉसेस। आज पकड़ लो, तुम्हारे आसपास 50 मिठाई खरीदते हैं लोग, पर तुम बेटा बना ली हो 400 मिठाई, तो वेस्ट जाएगा ना। 300 350 मिठाई वेस्ट जाएगा। नो बडी विल बाय दिस। उसमें वो होता है ना, फंगी लग जाता है, क्या तो लगता है वो, बुफन बोलते हैं उसको। कोई खरीदेगा नहीं, उससे तुमको ही लॉस होना है। सो यू विल ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट, यू विल ट्राई टू मिनिमाइज व्हाट, योर वेस्टेज, ताकि लॉस तुम्हारा कम। खुद खा के 350 खुद खा लेगा वो। भाई 5-10 मिठाई खा भी ले, 350 खा लेगा, ताकि डायबिटीज तो मेरे को ही हो बस। अरे खुद खाएगा ना ये, जिससे कि ओवर या अंडर प्रोडक्शन नहीं।
तो हाँ, क्या है? मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? बिफोर प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, बिफोर बिजनेस इज लॉन्च नहीं, बिफोर व्हाट प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, जो मार्केटिंग टीम है ना, वो बज क्रिएट करता है। बज समझ में आया? हाइप क्रिएट करता है। जैसे मियो मोर नहीं बाबा, क्या है ये, मोमो मोमो का वाओ मोमो। वाओ मोमो का एक बीच में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बीच में एक मोमो आया था इनका 69 रुपीज का, मोमो मेनिया बोल के। याद है क्या तुम लोग को, पता है? मोमोमेनिया, मोमोमेनिया। इनका 200, 250, 300 रुपए का मोमोज आता है, ये सडनली क्या लॉन्च कर दिए, 69 का मोमोमेनिया। इट इज वेरी वेरी टेस्टी। हम तो यही खाते थे बार बार। तुमको अच्छा नहीं लगता था ये? आई यूज टू लव इट। 69 रुपीज में तुमको मिल रहा है 6-7 पीस मोमो, एकदम बढ़िया वाला। उसके पहले लोग क्या किया, एडवर्टीजमेंट्स किया, अपने सारे दुकानों के बाहर में पोस्टर्स लगा दिया कि नाउ एट ओनली 69 रुपीज मोमोमेनिया। अभी मैच डे ऑफर चल रहा है क्या? तो इन लोग क्या करता है, कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, उसके पहले दे ट्राई टू क्रिएट हाइप। समझ में आया ना? वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। और मार्केट रिसर्च टीम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करता है। अगेन स्टैटिस्टिक्स आ गया, क्या यूज करता है वो? सर्वे। यू गाइस नो व्हाट सर्वे इज? क्या होता है सर्वे? क्वेश्चंस पूछना, यस। पब्लिक का ओपिनियन लेना, सर्वे पूछना, सर्वे लेना मतलब, ठीक है ना? सर्वे लेता है लोगों का परचेजिंग पावर समझ के। आज पकड़ लो, उनको पता है कि यहां के लोग मोमो में 250 रुपया बर्बाद नहीं करेंगे। तो बताओ उनका परचेजिंग पावर कम है कि ज्यादा? कम है। यहाँ के लोग 250 रुपया बर्बाद बर्बाद नहीं करेंगे मोमो में। तो वो सर्वे किए, पाए कि चलो थोड़ा कम दाम का मोमो निकाला जाए, तो निकाल दिए उन लोग 69 रुपीज का मोमोस। एक सर्वे किया गया होगा, उस हिसाब से निकाला गया होगा ये चीज, ठीक है ना? हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिशन देखकर भी। आज बांगुड़ में 4-5 मोमो वाला साथ में बैठता है, तुम्हें पता है ये चीज? वो जो मेन जो चौरस्ता है ना, चाट गली वाला, 4 जगह 4 मोमो वाला बैठा है। सोचो, तो मोमो वाओ मोमो को निकालना ही पड़ेगा 69 रुपीज में मोमोज। फिर भी कोई नहीं खाएगा, बहुत कम लोग खाता है फिर भी। हाँ, वो मोमो आंटी भी तो बैठी है। चलो ओके, मेरे को बहुत अजीब लगा था उनको मोमो दीदी बोलने में, बिकॉज आई वोंट कॉल हर आंटी ना। ठीक है, ओ मोमो वाली, मोमो वाला, मोमो वालू, सब आ जाएगा फिर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इसमें, अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंट्स राइटिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई तुम हर दिन कितना सेल्स किए हो, कितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ है, ये सबका हिसाब किताब तुम मेंटेन करते हो। तुम्हें जो अकाउंट्स में पढ़ रहा है ना अभी, वही चीज है। इसमें बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर होगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा, जो आगे तुम लोग देखोगे। क्या बोलते हैं इसको अपने? अकाउंट्स राइटिंग। कितना आया अपने पास और कितना गया। ऑडिटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ये सीए वाले लोग ज्यादातर जानते हैं। क्या होता है ऑडिटिंग? मतलब आपका पूरा साल भर का जितना भी आपने अकाउंट्स में कितना आया कितना गया वो लास्ट में जब ऑडिट करके इनकम टैक्स ऑफिसर को देना पड़ेगा। तो वही तो ऑडिट क्या होता है, तुम तो ऑडिट करके बोल दिया। वही हम पूछ रहे ऑडिट क्या है। तो बड़ा कंपनी है फॉर्म का ना। ये तुम लोग सब वर्ड जानते हैं, मेरे को समझ में आ गया, पर मतलब नहीं पता तुम लोग। ऑडिट का सर उसको मतलब चेकिंग करना होता है। क्या चेक करना होता है? ऑल द डेटा, सारा चेक होता है। चेक होता है, सारा बिल्कुल चेक सही होता है अच्छे। जो भी। तुम दिन भर दिन खिलते जा रहे हो, गुड। ऑडिट का मतलब हो गया चेक करना, वेरीफाई करना। आज पकड़ लो, रिलायंस है, रिलायंस कमा रहा है बहुत बहुत रुपया, बहुत रुपया कमा रहा है, पर वो दिखा रहा है मैंने सिर्फ लाख रुपया कमाया है। ठीक है,
ये क्या हो गया, अकाउंट्स राइटिंग। बोलेगा पूरे साल भर में इतना कमाया मैंने। ऑडिटिंग क्या है, एक्सटर्नल कंपनीज आके दूसरे कंपनी का ऑडिटिंग करता है, वेरीफाई करता है वो कि सही में तुमने सिर्फ 1 लाख कमाया कि ज्यादा कमाया कि कम कमाया। ऑडिटर्स दे आस्क फॉर बिल्स एंड ऑल कि भाई प्रूफ दिखाओ कि तुम सिर्फ लाख रुपए कमाए हो। क्यों जरूरी होता है वेरीफाई करना, बताओ तुम। सर इनकम टैक्स ना, लाइक उन लोग इनकम टैक्स से बच के ब्लैक मनी ज्यादा थे अपने साथ। इनकम टैक्स से बच ना सके। आज मैं पकड़ लो तुम लोग से फीस कमा रहा हूं कैश में, तो मैं दिखा सकता हूं कि मैं साल में कमाता हूं 50,000, एंड गवर्नमेंट बिलीव कर लेगा, मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बिलीव कर लेगा। ये क्यों बिलीव कर लेगा, बिकॉज अगर मैं उसको अपना बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा तो उसमें तो रुपए आ ही नहीं रहे, कुछ सब तो कैश में अंडर द टेबल डीलिंग हो रहा है, सब रिसीट है ही नहीं कुछ। तो गवर्नमेंट मान लेगा, हाँ गवर्नमेंट मान लेगा कि भाई बैंक स्टेटमेंट में 50,000 रुपया का लेन देन दिख रहा है, तो हाँ भाई ये आदमी साल में 50,000 ही कमाया, ठीक है। पर आज अपने जियो का जो भी सर्विसेज अवेल करते हैं, अपने उसको रुपया देते हैं, सब ऑनलाइन होता है ना, सब बैंकों के थ्रू होता है, तो वो बच नहीं सकता। तो अगर गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, अकाउंट्स को राइट करेगा गलत तरीके से, ऑडिटर्स लोग आके पंगा कर देंगे। आज जो पेटीएम के साथ हुआ ना, सुना तुम लोग ये, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आरबीआई उसका पेमेंट बैंक बंद करवा दिया। पेटीएम बंद नहीं हुआ है, पेटीएम का पेमेंट बैंक वाला पार्ट बंद हो गया है। क्यों, बिकॉज ऑडिटर्स आके चेक किए उसका सारा हिसाब किताब और पाए कि बहुत गलत काम कर रहा था, इलीगल काम कर रहा था। 200 लोगों का अकाउंट खुलवाया है एक पैन कार्ड में। नॉर्मली क्या होता है, हर एक का अकाउंट खुलता है, सबका अपना अपना पैन कार्ड लगता है, पर क्या किया वो, एक पैन कार्ड में 200 लोगों का अकाउंट खुलवा दिया। ऐसे करके बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। प्रॉफिट क्या होगा? तो पेटीएम चाहता है ना कि भाई हमारे यहाँ लोग कस्टमर्स बने, बस उस हिसाब से प्रॉफिट होगा ही उन लोग का। जिनका पैन कार्ड नहीं है वो उसी पैन कार्ड का नाम करके घुस जाएंगे उसमें। यस, मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकता है उन बैंक अकाउंट्स के थ्रू। समझ में आया? चलो ओके, आ जाओ। अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, एवरी बिजनेस फर्म वो अकाउंट्स रखता है बच्चों। किसका अकाउंट्स रखता है, अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का, कितना आया कितना गया, पूरा समरी रखना पड़ता है सबको। ये डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। आ जाओ। हाँ, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी समराइज्ड इन अ स्टैटिस्टिकल वे, बस यही चीज है इसमें। और ऑडिटिंग के पास लिख सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग का मतलब है वेरीफाई करना। आज हम बहुत बार सबवे जाते हैं ना खाने पीने, सबवे समझ में आ गया ना, वो सबवे नहीं, हाँ खाने पीने वाला सबवे। वहां देखते हैं बहुत बार ऑडिटर बैठा हुआ रहता है बाहर, मतलब एक सीट में बैठा रहता है। ऑडिटर को मस्त उन लोग लाके चिप्स खिलाता है, मस्त उन लोग को कोल्ड ड्रिंक्स खिलाता है, सैंडविच खिलाता है, खुश रखता है उन लोग को। क्यों खुश रखता है, ताकि वो थोड़ा बहुत गलती माफ करके साइन करके निकल जाए कि हाँ भाई वेरीफाई कर दिए। समझ में आया ना, ये चीज होता है। ठीक है, आओ एक बार बोलना मेरे साथ, बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला चीज, फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस यूनिट। क्लियर था ये कब का बात कर रहे हैं, बिफोर। नेक्स्ट, फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये बात कर रहे हैं आफ्टर लॉन्चिंग द बिजनेस। नेक्स्ट, फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, जहां सब डिमांड जितना है उतना ही सप्लाई करने का सोचो, उससे ज्यादा करोगे कम करोगे तुम्हारे नुकसान। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, है ना, कि लोग क्या खाना पीना प्रेफर करेंगे, चलो हम वही बनाएंगे और उसका हाइप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, अकाउंट्स का राइटिंग एंड उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन को अपने क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। ठीक है ना, आ जाओ। इसके पहले घुस जाओ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग आओ। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट करता है, एंड गवर्नमेंट ट्राई करता है पहले ये समझने का कि लोगों को क्या चाहिए, और फिर वही उसके लिए बनाता है। आज पकड़ लो इंडिया में
अगर लग्जरियस गुड्स ज्यादा बनेगा तो वो अच्छा इकोनॉमिक प्लानिंग हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा अच्छा इकोनॉमिक प्लानिंग? यस यस, बिकॉज इंडिया में पुअर पीपल ज्यादा है एज कंपेयर टू रिच पीपल। तो यहां तुम लग्जरियस गुड्स बनाओगे, रिसोर्सेस फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है? रिसोर्सेस फाइनाइट होता है, रिसोर्सेस लिमिटेड होता है, ठीक है ना? तो उससे तुम लग्जरियस गुड्स बना रहे हो तो तुम गरीबों से उनका हक छीन रहे हो। यू आर नॉट गिविंग देम एनी गुड्स, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना? आ जाओ। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है टू अचीव फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ। फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ समझ में आया? जीडीपी को अपने को बढ़ाना है, हर साल जीडीपी को अपने को बढ़ाना है। और कैसे जीडीपी को बढ़ा सकते हैं अपने हर साल? थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ नेशंस फाइनाइट रिसोर्सेस। हर साल अपने सोच सकते हैं कि रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करें, ऑप्टिमली यूज करें। यू नो व्हाट ऑप्टिमल मींस? बेस्ट पॉसिबल। यस, ऑप्टिमम के ऊपर लिख लो बेस्ट पॉसिबल। तुम चाहोगे कि नेशन का रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से यूज किया जाए, सच दैट कुछ भी वेस्टेज ना हो। आज थिंक अबाउट दिस। पकड़ लो, ये लेदर है, लेदर से बहुत सारे आइटम्स बन सकता है, लेदर से बहुत सारे आइटम्स बन सकता है। पकड़ लो, एक बेल्ट बना, एक बेल्ट बना, और उसके आसपास जो बच गया वो अब काम ही नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो ये आसपास का जो लेदर है क्या हो जाएगा? ये वेस्ट हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है, अब वेस्ट हो गया। उससे बढ़िया इस वेस्ट को मिनिमाइज करो। अगर लगता है कि इस लेदर के टुकड़े से जैकेट अच्छे से बन सकता है, ये जैकेट है ठीक है ना, मान लेना जैकेट अच्छे से बन सकता है, तो तुम क्या करोगे? उस रिसोर्स से जैकेट बनाओ, ठीक है ना, ताकि कम से कम वेस्ट हो तुम्हारा। चलो ओके, एट एवरी स्टेज, इकोनॉमिक प्लानिंग के हर एक स्टेज में देयर इज अ नीड फॉर फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, क्या होगा? अपने को स्टैटिस्टिक चाहिए, यहां लिख लो डेटा। अपने को मतलब किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को डेटा चाहिए किन किन चीजों का? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का सबसे पहला चीज, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे दूसरा चीज। गवर्नमेंट क्या है, किस तरीके से प्लानिंग करेगा? सबसे पहले वो देखेगा देश के किस किस कोने में कौन कौन सा रिसोर्स है। बोलो क्या देखेगा वो? देश के किस किस कोने में कौन कौन सा रिसोर्सेस है। जैसे मैंने बोला बंगाल में क्या है ज्यादा? कोल है, जूट है। असम में दार्जिलिंग में क्या है ज्यादा? टी है। तो ऐसे हर एक एरिया में अपना अपना अलग अलग चीजों का ग्रोथ ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट पहले क्या देखेगा? कहां कहां कितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, फिर वो क्या करेगा? उसका सारे बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आज पकड़ लो महाराष्ट्र में कोल बनता ही नहीं है मान लो, तो बंगाल से क्या होगा? सरप्लस कोल जाएगा महाराष्ट्र तक। तो इसको क्या बोलते हैं अपने? डिस्ट्रीब्यूशन ही तो बोलते हैं। समझ में आ गया ना? एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर, दिस एंटायर नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट? इकोनॉमिक प्लानिंग। टू मेक अवेलेबल गुड्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना? आज लोगों को पता है पश्मीना शॉल्स कहां बनता है? कश्मीर में। बैट्स कहां बनता है? ओहो, हसीन वादिया कहां की है? गुड। तो कश्मीर में यह चीज बनता है, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना? आ जाओ। ओके, ये दोनों क्लियर था तुम लोग को? एक अपने बिजनेस का देखिए इंपॉर्टेंस, और एक अपने इकोनॉमिक प्लानिंग का देखिए। इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे मेन चीज है टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ नेशंस स्केर्स या फाइनाइट रिसोर्सेस थ्रू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट क्या है? ट्राई करता है डेटा कलेक्ट करने का अबाउट व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कहां कौन सा रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड देन फाइनली उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट तुम लोग गवर्नमेंट में आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट बस एक ही काम करेगा, पब्लिक को लाल करेगा। गवर्नमेंट हलाल करता है, पब्लिक को लाल करता है। पब्लिक लाल, पब्लिक लाल का मतलब क्या समझना, पब्लिक लाल का मतलब है, ये आईएससी वाले 12 में एक चैप्टर में समझेंगे, फिस्कल पॉलिसी बोल के वहां मस्त निमोनिक दिया जाएगा। आर का मतलब हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू समझ में आता है, कमाई, इनकम। गवर्नमेंट जो कमाता है उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक रेवेन्यू। बोलो क्या बोलेंगे, पब्लिक रेवेन्यू। क्या होता है पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट्स इनकम। गवर्नमेंट कमाता है मेनली टैक्सेस के थ्रू, और थोड़ा बहुत हेलमेट पे फाइन भी लगा देता है, उसके थ्रू भी कमाता है। सो ऑल दीज कम्स अंडर पब्लिक रेवेन्यू। यहां पैसा कमाता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या करेगा, ई का मतलब सोचो, एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट उन पैसों को स्पेंड करता है, ज्यादा स्पेंड अपने ऊपर करता है, पर हाँ प्रजा का भी ध्यान रखता है। तो ई का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जहां गवर्नमेंट पैसा माइनस करेगा, अपने तरफ से खर्चा करेगा। कहीं फ्लाईओवर बनवा दिया, कहीं अपनी बिटिया का शादी करवा दिया, कहीं वेकेशंस में जा रहा है। तुमने सुना मदन मित्रा का कहानी, जानते हो कौन है मदन मित्रा? कैसा खा लेता ना, ट्रक भर के, एकदम रॉकस्टार है हमारे। ओह ओह, ये हमारे टीएमसी के रॉकस्टार है। वो ना साउथ वाला, ओह ओहो, वाह वाह, ये वाला ओहो, ये हमारे मदन जी है, हमारे टीएमसी के एमएलए। बुढ़ापे में इनका इनका वीडियोस देखना तुम लोग, एकदम वीडियोस बनवाते ही है पूरा एकदम। तो ये पब्लिक का जो रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये, अपने ऊपर, है ना। यो यो मदन मित्रा, वही है, कुछ कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं। किसी का बच्चा भी आया इसका बच्चा, ठीक है आओ। तो कहने का मतलब वही है कि तुम लोगों को समझ में आ गया कहाँ कहाँ पैसा खर्चा होता है। नेक्स्ट है पूरा लाल करते हैं, आओ डी। अब लेना और देना तो हो गया, अब डी का मतलब डेट। गवर्नमेंट लंबा पैसा लोन पे भी लेता है। ऐसा बोला जाता है इंडिया का आधा जीडीपी लोन पे है। मतलब मोदी जी का गवर्नमेंट है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर्जा है। सोचो हर साल इन लोग क्या है, चुकाते रहते पुराने लोन और नए लोन लेते रहते हैं। लोन लेता है इन लोग, गुड क्वेश्चन। 4 जगह से लेगा लोन, वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, जनता से लोन लेता है इन लोग, और आरबीआई से नोट प्रिंट करवाता है। ठीक है ना, पब्लिक डेट। पब्लिक वर्ड कहीं भी आए समझ जाओ गवर्नमेंट। पब्लिक वर्ड मतलब क्या, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, एंड गवर्नमेंट जो लोन लेता है गवर्नमेंट का डेट। समझ में आ गया। यहां हर समय कौन हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट को, स्टैटिस्टिक्स। चलो आ जाओ, ओके। पहले, बहुत पहले जो एंशियंट रूलर्स थे, बाबा आदम जमाने के जो रूलर्स थे, इन लोग स्टैटिस्टिक्स को यूज करते थे टू मेक एन असेसमेंट ऑफ देयर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। समझो इस बारे में क्या मतलब हुआ इसका। व्हाट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ का असेसमेंट, वही तुम जो बोली थी, इस साइड में कितने लोग हैं, उस साइड में कितने लोग हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ,
इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया, हाँ वैसे बोल सकते हैं कि राजा के पास कितना पैसा है, ठीक है ना। राजा कितना पैसा कमा रहा है, कहां कहां खर्चा कर रहा है, ये सब उसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में आ जाए। समझ में आया? तो सिर्फ इतना तक ही रोल जो है लिमिटेड था। किसका रोल लिमिटेड था? स्टैटिस्टिक्स का। ग्रेजुअली उसका स्कोप जो है एनलार्ज हो गया, स्टैटिस्टिक्स बहुत जगह काम आने लग गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काम आने लग गया, टैकल अदर प्रॉब्लम्स में काम आने लग गया। किसको काम आने लग गया? गवर्नमेंट। आओ देखते हैं कहां कहां काम आ रहा है। हाल फिलहाल में क्या है ना, रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड। पहले के मुकाबले आजकल गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया है। आज तुम लोग खुद देखो ना यार, कहीं कुछ भी हो रहा है गाली कौन खाता है? मोदी जी। कहीं बारिश हो गया ज्यादा तो मोदी जी, कहीं गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर ली तो मोदी जी, सब मोदी जी का काम है। तो गवर्नमेंट का रोल अब बढ़ गया है। गवर्नमेंट अगर काम नहीं करेगा ना तो ऐसे तो गाली खाता है ऑलरेडी, और गाली खाएगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड। उसको ग्रेटर इंफॉर्मेशन चाहिए। किस फॉर्मेट में चाहिए? न्यूमेरिकल फिगर्स के हिसाब से चाहिए कि भाई इस स्टेट में पॉवर्टी ज्यादा है, उस स्टेट में पॉवर्टी कम है। समझ में आ रहा है? इस स्टेट में पॉवर्टी ज्यादा है, इस स्टेट में पॉवर्टी कम है, तो गवर्नमेंट क्या करने का सोचेगा पता है? यस, गवर्नमेंट ट्राई करेगा कि जो रिच स्टेट है, जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं, उनसे गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करे? टैक्स। टैक्स कलेक्ट करे, और जहां गरीब लोग रह रहे हैं वहां वो क्या करे? उस टैक्स को वहां पे दे दे। कैसे देगा? सोशल स्कीम्स। बारिश कर देगा। आओ होगी पैसों की बारिश, रिंकी आके पापा। सोशल स्कीम्स के थ्रू वहां पैसों का बारिश कर देगा वो। अपने पॉकेट से तो ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्या करेगा? वहां से टैक्सेस लेकर यहां पे न्योछावर कर देगा। ठीक है? तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता करना कि पुअर स्टेट है कि रिच स्टेट है, कितना पुअर है कितना रिच है, न्यूमेरिकली बात करना है उसको, हवा में बात नहीं करना। ठीक है ना? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर। ठीक है? नेक्स्ट आओ, गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्सेस कलेक्ट करेगा। पब्लिक रेट में कौन सा बात है? कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस, पब्लिक रेट में कहां देखे वो अपने? आर में, पब्लिक रेवेन्यू में। उत्कर्ष तुमको समझ में आ रहा है? कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ठीक है? लोन्स भी लेता है, ये क्या था? डी, पब्लिक डेट। एंड इनकर करता है एक्सपेंडिचर। ये तीन मेन काम करता है गवर्नमेंट। तुम लोग को जो मजे से बता दिए हम पब्लिक रेट के द्वारा। तो गवर्नमेंट को क्या है? स्टैटिस्टिक्स चाहिए सारे एक्टिविटीज का। स्टैटिस्टिक्स यहां पे क्या होगा? डेटा की मेथड्स, डेटा होगा। स्टैटिस्टिक्स यहां पे डेटा होगा। आज गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना कि मेरे पास आगे आने वाले साल में कितना टैक्स आने वाला है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? कि लास्ट ईयर इतना टैक्सेस मिला मेरे को लग रहा है इस साल उससे ज्यादा मिलेगा, तभी वो उस हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर प्लान कर पाएगा ना, बजट सेट कर पाएगा। फरवरी में यही तो होता है, हर साल बजट आता है ना, बजट में यही बात होता है कि मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर मेरे को इतना रुपया मिलने वाला है, तो मैं यहां यहां खर्चा करने वाला। समझ में आया ना? सब फोरकास्टिंग वगैरह अपने पढ़े थे ना, कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स। आ जाओ नेक्स्ट। काफी सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करता है गवर्नमेंट, जैसे टाइम सीरीज हो गया, इंडेक्स नंबर्स हो गया, फोरकास्टिंग वगैरह हो गया, ताकि गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को बच्चों फॉर्मुलेट कर पाए। ये भी पढ़ा हुआ है अपना, फॉर्मुलेट पॉलिसीज। तुम लोग ये सब पढ़ोगे, तुम लोग ये सब इसी साल पढ़ोगे। दीज चैप्टर्स विल बी देयर, अपने डिस्कस करेंगे उस वक्त। ठीक है? चलो हो गया यहां तक, ठीक है। ये बस यहां तक ये कर लो कि इंडिया में पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूज करती है।
ओ अच्छा, हाँ वो पकड़ लो, बीजेपी और कांग्रेस हो गया। रिपोर्टर अगर कांग्रेस का आदमी होगा तो वो ज्यादातर डेटा कहां से लेगा? कांग्रेस वाले एरिया से लेगा, ताकि दिखा सके इंडिया में सबसे फेमस कौन? पप्पू, कांग्रेस। चलो ओके, नेक्स्ट आओ, लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स। इसमें सीधे अपने यहां पे आ सकते। इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में हम लोगों को? आओ, पहले मैं बोल्ड पार्ट पढ़ूंगा, ठीक है ना। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। हाँ, अगर जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब परफॉर्मेंस क्या है? बेटर होते जा रहा है। जीडीपी घटता जाएगा हर साल, मतलब परफॉर्मेंस खराब होते जाएगा। जीडीपी का मतलब है कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है हर एक साल। तुम क्या चाहेगा? हर साल गुड्स एंड प्रोड्यूसेस ज्यादा प्रोड्यूस होते जाए, तभी लगेगा ग्रोथ हो रहा है ना। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स। यू नो द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये वाला सेक्टर्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट, अब बहुत हो गया अंडरस्टैंडिंग, अब सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉट रोमांटिक प्रॉब्लम, है ना, नॉट एजुकेशनल प्रॉब्लम, नॉट मेडिकल प्रॉब्लम। यहां प्रॉब्लम सिर्फ देखोगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं, ये सब यहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। और इकोनॉमिक लॉज में सबसे फेमस और सबसे बेसिक लॉ है लॉ ऑफ डिमांड। जो आईसीएसई में क्लास 10 में को पढ़े थे उनको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और जो सीबीएसई में हो, मैं पढ़ा चुका हूं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड जैसे काफी लॉज जो है वो बनाने में भी हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स, हम लोग देखेंगे कैसे। एंड नेक्स्ट, यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अपने, सब में स्टैटिस्टिक्स काम आएगा। आओ देखते हैं सब कैसे। एक काम करो, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है? बोलते जाओ मेरे साथ। इट हेल्प्स अस इन, सॉरी, इट इज यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कौन सा कॉन्सेप्ट्स? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। यहां हर बार बात होगा इकोनॉमिकली, ठीक है। आओ, ट्रेंड सीरीज एनालिसिस, स्टडी बिहेवियर ऑफ प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ट्रेंड सीरीज तुम लोगों को बताए थे अभी कुछ देर पहले शायद। ट्रेंड दो तरीके का होता है, या अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड, है ना। तो इकोनॉमिक्स में हर एक आदमी या फिर पकड़ लो हर एक प्रोड्यूसर ट्रेंड सीरीज एनालिसिस करता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले मेरा सेल्स बढ़ा है, लास्ट ईयर के मुकाबले कि घटा है ना। कंपैरिजन करना ही पड़ता है अपने को, उससे समझ में आएगा कि अपने प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हमारा डीग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेंड सीरीज हेल्प करता है प्राइसेस को समझने में। प्राइसेस मतलब समझ में आया? प्राइसेस में उतार चढ़ाव मतलब क्या हो गया, जो डिलीटेड है आईएससी के, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। अगर प्राइसेस बढ़ रहा है मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। प्राइसेस घट रहा है मतलब डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन पता है तुम लोग को? प्राइसेस क्या होता है इन्फ्लेशन में? क्या चीज का बढ़ना? प्राइस का बढ़ना, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, लोग खाते पीते ज्यादा है कि नहीं, वो सब सब आएगा इसमें। नेक्स्ट आओ, इट हेल्प्स अस टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक लॉज। जैसे कौन कौन सा लॉज हो गया पकड़ लो, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब सब डेवलप हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जैसे पकड़ लो, जब लॉ ऑफ डिमांड बना होगा तो कोई आदमी सोचा होगा ये चीज कि भाई जब 50 रुपया था हम लोग 2 यूनिट्स खरीद रहे थे, जैसे ही 40 रुपया हुआ लोग 5 यूनिट खरीदने लग गए,
जैसी 30 रुपया हुआ लोग 9 यूनिट खरीदने लग गए। कोई आदमी पकड़ो, ये स्टडी किया, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस क्या हो रहा है यहां पे? प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ध्रुव क्लियर? प्राइस यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो लोग ज्यादा खरीद रहे कि कम? लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, लोग क्वांटिटी इंक्रीज कर दिए, प्राइसेस कम होते जा रहा है एंड क्वांटिटी खरीद रहे हैं जो लोग, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक जनरल सा स्टडी क्रिएट हुआ। बताओ यहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहा है कि नहीं? डेटा की तरह यूज हो रहा है भैया। तो इससे एक लॉ बन गया, वो लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना, कि प्राइसेस के घटने से हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, और अगर प्राइसेस महंगा हो जाता है तो हम कम क्वांटिटी खरीदते हैं। नेचुरल सा चीज है ये। तो इट हेल्प्स अस इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक लॉस। ठीक है ना, नेक्स्ट आओ, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाँ भैया, जो डेटा है, जो मेथड्स है स्टैटिस्टिक्स के, वो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आओ देखते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी पॉवर्टी इज वेरी मच एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज पॉवर्टी में क्या होता है, देश का रिसोर्सेज ज्यादातर किसके पास पहुंच जाता है? रिच पीपल के पास, और बहुत कम पहुंचता है पुअर पीपल के पास। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम है यहां पे, डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ये सब वर्ड तुम लोग बार बार इकोनॉमिक्स में देखेगा, बार बार। क्या वर्ड बोले? डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब इसको डिकोड करते हैं। डिस्पैरिटीज का मतलब इम्बैलेंस, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं इन इक्वालिटी। डिस्पैरिटी के पास लिख सकते हैं अपने इन इक्वालिटी। एक होता है पैरिटी, पैरिटी का मतलब हो गया इक्वालिटी, पैरिटी इज इक्वालिटी। तो डिस्पैरिटी क्या होगा? इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इनइक्वालिटी लोगों के किसमें होता है? इनकम में एंड वेल्थ में। बच्चों बताओ, इनकम और वेल्थ सेम होता है कि डिफरेंट? डिफरेंट होता है। वॉट यू आर अर्निंग राइट नाउ इज इनकम। सीबीएसई वालों स्पेशली आप लोग समझना, आईएससी को पता है ये। इनकम इज वॉट यू आर अर्निंग राइट नाउ, वेल्थ इज वॉट यू हैव अर्नड बिफोर। समझ में आया? अश्लेषा क्लियर? पकड़ लो, इस महीना हम कमाए सिर्फ 5,000 रुपया, तो वो क्या है मेरा? इनकम। पर मेरे पास पहले से पड़ा 5 करोड़ रुपया, तो वो हो गया वेल्थ, है ना? वेल्थ, वेल्थ हो जाएगा। नेटवर्थ इज वेल्थ, बट नेटवर्थ इज नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ऐसे एक लाइन होता है। तो इसमें भी इनइक्वालिटी होता है अगर, तो उस हिसाब से अपने सॉल्व करते प्रॉब्लम को। जैसे गवर्नमेंट अभी स्पेक्यूलेट कर रहा है, गवर्नमेंट अभी एक नया टैक्स लाने का ट्राई कर रहा है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। यू नो व्हाट इज इनहेरिटेंस? एंसेस्टर्स क्या अपना बच्चा को वो देके ही मरेगा। आज पकड़ लो, अंबानी है, पूरा इंडिया का पैसा खा गया अंबानी। अब जब मरेगा तो किसके पास जाएगा वो प्रॉपर्टी, वो कंपनीज, वो इतना 8-8 करोड़ का घड़ी? अनंत अंबानी जी के पास जाएगा, है कि नहीं बोलो? अनंत अंबानी जी के पास जाएगा। कुछ किया है वो उसके लिए? बस बाल ग्रो किया अपना, और कुछ नहीं किया जीवन में, बस वो वहां पैदा हो गया। इज दैट अ वैलिड थिंग? भाई उसके पास दुनिया भर का पैसा हो जाएगा बिना कुछ किए। तो वही बात हो गया ना, गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। अब अनंत अंबानी और कमाएगा तो वो बाद में अपना बच्चा लोग को वो देके मरेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरा देश का पैसा पकड़ लो जा रहा है अंबानी के पास। तो गवर्नमेंट सोच रहा है कि इतना इनइक्वालिटी है, किसमें इनइक्वालिटी है? इनकम एंड वेल्थ में। लोग ट्रांसफर करते जा रहे हैं अपने वारिस को अपना प्रॉपर्टीज, ये नहीं चलेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट? इनहेरिटेंस टैक्स। कि तुम जो भी ट्रांसफर कर रहे हो अपने बच्चों के नाम, उसका 40 से 50% जो वैल्यू है वो तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।
अच्छा हाँ तो कम से कम 60-70% तो अपने पास रख पाएंगे ना वो। आज तुम लोग ये भी देखो कि जो गरीब है वो क्या है, बार बार गरीब होते जा रहा है। आज मेरा एक फ्रेंड है, बताते एक फैक्चुअल स्टोरी है ये। मेरा एक बालीगंज में फ्रेंड रहता है, निठल्ला है एकदम, लिटरली कुछ काम नहीं करता है वो, सिर्फ गेमिंग करता है, सिर्फ गेमिंग। क्यों? उसके पापा भी नहीं, उसके दादाजी, जब पानी के दाम पे प्रॉपर्टीज थे ना पहले, अभी तो एक एक फ्लैट खरीदे जाओ तो आदमी की हालत खराब हो जाता है, पहले पानी का दाम पे था प्रॉपर्टीज, तो उसके दादाजी बहुत प्रॉपर्टीज खरीद लिए थे, बस सबको रेंट में चढ़ा दिए, सबको रेंट में चढ़ा दिए, बैठे बैठे पैसा आ रहा है। मतलब जो मेरे को पहले बताया था वो 10 लाख रुपया प्लस महीने का आ रहा है सिर्फ रेंट में, अलग अलग प्रॉपर्टीज मिला के। तो बच्चा काम करेगा क्या? वो नया गेम्स ढूंढेगा, क्या कौन सा गेम्स आ रहा है। तो उस हिसाब से इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। जो डिजर्विंग बच्चा है उसके पास रुपया होना चाहिए, जो अनडिजर्विंग है उसके पास, यानी उससे गरीब लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, गरीब लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। सोशल स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, सोशल स्कीम्स के थ्रू। कल पॉपकॉर्न खिलवा दिया, परसों पीवीआर में मूवी दिखवा दिया। वापस से फोटो दिखाए मदन मित्रा जी का। हाँ, यहाँ तो एकदम ड्रॉप भर मिलेगा बस। ठीक है, वो क्लियर था यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता है सबको। प्राइमरी बहुत डाउन टू अर्थ है, क्या है वो? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी इज सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों अपना अपना योगदान देते हैं। किसमें योगदान देते हैं? जीडीपी में। क्या उसको अपने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ, कि भाई जीडीपी का 20% रुपया आ रहा है एग्रीकल्चर से, 50% रुपया आ रहा है पकड़ लो सेकेंडरी सेक्टर से, 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है सर्विस सेक्टर का। तो स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहा है ना, डेटा यूज हो रहा है वहां पे। आ जाओ, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स। हाँ, यहां पे स्टैटिस्टिक्स काम आ रहा है। मेन लाइन यहां पे मार्क कर लो, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स कंपैरिजन तो करता ही है, भेदभाव पैदा करता है। पहला भेदभाव क्या देखिए आपने? इंटरसेक्टोरल, मतलब सेक्टर्स के बीच में भेदभाव पैदा करता है। कौन सा सेक्टर्स? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। यहां से 20% आ रहा है, वहां से 50% आ रहा है, वहां से 30% आ रहा है, तो कंपेयर कर रहा है ना। क्या बोलेंगे इसको अपने? इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन। जैसे होता है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन में कंपैरिजन किसके बीच में होता है? डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपैरिजन। एक होता है इंटर हाउस कंपटीशन, वो कंपैरिजन किसके बीच में होगा? हाउसेस के बीच में, पर सेम स्कूल रहेगा। यहां पे मेन वर्ड आ रहा है इंटर टेम्पोरल। टेम्पोरल वर्ड कहीं भी समझना बच्चों, टेम्पोरल इज टाइम, टाइम। टेम्पोरल इज टाइम, वो टाइम में भी कंपैरिजन करता है। लाइक थिंक अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर, पहले उसका योगदान कम रहा होगा, और पहले कम रहा होगा, अभी अलग रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बढ़ गया था बहुत, फिर ग्रेजुअली एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होने लगा। तो यहां पे क्या सेक्टर्स वाइज कंपेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, यहां पे अपने प्राइमरी सेक्टर को पकड़े हैं पर अलग अलग टाइम में कंपेयर कर रहे हैं उसको। समझ में आया? कि भाई पहले क्या पता, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 60% रहा होगा, नेक्स्ट ईयर 52% रहा होगा, अभी करते करते 20% हो गया मान। तो यहां पे कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं बताना? इंटर टेम्पोरल। मान लो 1960s में इतना कंट्रीब्यूशन था, 2024 में इतना कंट्रीब्यूशन हो गया। टाइम वाइज कर रहे कंपैरिजन, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। ठीक है, लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। आ जाओ,
कंपेयर करना है परफॉर्मेंस को विथ इटसेल्फ ओवर टाइम। मतलब कंट्री यहां पे कंपेयर कर रहा है किसके साथ? अपने आप के साथ ही कंपेयर कर रहा है, अपने पास्ट जीडीपी से कंपेयर कर रहा है। यस, ये भी होगा इंटरटेम्पोरल, है ना। आज तुम लोग का मार्क्स आ गया, पकड़ लो। 11 का मार्क्स किससे कंपेयर करेगा तुम लोग? 10 से। 10 का मार्क्स कंपेयर करेगा 9 से। मतलब ऐसे करके होता है ना कि भाई ग्रोथ हो रहा है कि डिग्रोथ हो रहा है, वो चीज है। एंड दूसरी ओर वो कंपेयर करता है विथ अदर इकोनॉमीज। इसका वर्ड तो अपने को मिल गया, विथ इटसेल्फ ओवर टाइम। क्या वर्ड था इस कंपैरिजन का? इंटर टेम्पोरल। तो ऐसा ही एक क्लासी वर्ड देते हैं जब तुम किसी और प्लेस के साथ कंपेयर करते हो। लाइक पकड़ लो, इंडिया कंपेयर कर रहा है यूएस के साथ, चाइना के साथ, तो वो टाइम वाइज हो रहा है कि प्लेस वाइज? प्लेस वाइज। लाइक 2023 गया था ना अभी, उसका डेटा रेडी हो गया है। जीडीपी इंडिया का कितना था, यूएस का कितना था, चाइना का कितना था। तो अब इन लोग प्लेस वाइज कंपेयर करें तो वो इंटर टेम्पोरल नहीं होगा, बिकॉज तीनों का अपने एक ही साल का बात कर रहे हैं। क्या होगा वो लिख लो, इंटर स्पैशियल। इंटर स्पैशियल। स्पैशियल का मतलब हो गया प्लेस, टेम्पोरल का मतलब क्या हो गया? टाइम। तो स्टैट्स यहां पे हेल्प करता है अपने को इन डूइंग टू कंपैरिजंस ऑफ अ कंट्री। वन इज इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, द अदर इज इंटर स्पैशियल कंपैरिजन। ये पकड़ लो, इंडिया का जीडीपी है 2010, 12, 14, 16, 2024। बोलो कैसा कंपैरिजन हो रहा है? ये इंटर टेम्पोरल हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहां पे कंपैरिजन टाइम के बेसिस में हो रहा है, तो यस इट इज इंटर टेम्पोरल। पर अगर अगर मैं कहूं कि मुझे ये लिखना है, तो तुम क्या कहोगे? इंडिया पाकिस्तान को काट देना, नोच देना, चाइना, यूएस, यहां पे अंटार्कटिका, और यहां पे युगांडा। चलो स्कैम 2024। युगांडा पता है कहां है? नाम साउंड तो अफ्रीकन कर रहा है। युगांडा, घाना, कॉन्गो, जिम्बाब्वे, माली, सब अफ्रीका में है। तो ये कैसा कंपैरिजन है भैया? इंटरस्पैशियल। यस, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर होता है ओवर। टेक केयर, सी या, बाय बाय।